नमस्कार मित्रों, हम लोग मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे। मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था के दो मुख्य स्रोत थे। एक पशुपालन, भूराजस्व, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तीसरा स्रोत जिससे मौर्य साम्राज्य को आर्थिक आय प्राप्त होती थी वो था व्यापार व वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य ये तीसरा स्रोत था। आज हम चर्चा करेंगे किन वस्तुओं का व्यापार होता था, किन स्थानों से होता था, प्रमुख व्यापारी नगर कौन थे, व्यापारी मार्ग कौन थे, प्रमुख पत्तन क्या थे। इन समस्त बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। मौर्य प्रशासन क्षेत्र में उद्योग, कई प्रकार की वस्तुओं के बनने का उल्लेख प्राप्त होता है। जातक कथा में ऐसी 18 श्रेणियों का उल्लेख है। श्रेणी क्या है? श्रेणी व्यापारिक संस्था को कहते हैं। जो व्यापारिक संस्थाएं थी उनको श्रेणी कहा जाता था। जैसे लोहे का काम करने वाले लोगों की, लोहे के व्यापारियों का लोहे की श्रेणी, जो लोहार थे, ऐसे जो स्वर्णकार थे, स्वर्णकारों की श्रेणी। अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोगों के संगठन, अलग अलग व्यवसायिक जो कार्य थे उनकी संस्था, उसको श्रेणी कहा जाता था। और श्रेणी का जो प्रधान होता था उसको श्रेष्ठी कहते थे। तो ऐसे 18 विभिन्न उद्यमों, 18 प्रकार के विभिन्न उद्योगों का उल्लेख जातक कथा में प्राप्त होता है। तो ऐसे उद्योग कौन से थे? जैसे सूत काटना व बुनना, ये वस्त्र व्यवसाय। चर्मकार, जो चमड़े की वस्तुएं बनाते थे। कुंभकार, जो मिट्टी के पात्र बनाते थे। लौहकर्मी, जो लोहे के अस्त्र शस्त्र और कृषि यंत्र सब बनाते थे। स्वर्णकार। इस प्रकार के विभिन्न उद्यमी अपने अपने वस्तुओं का उत्पादन कारखानों में करते थे। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से वस्तुओं का उत्पादन करते थे, कुछ शासकीय कारखाने भी होते थे जहां काम करते थे। अब इन सबका जो संगठन था वो श्रेणी था। ये लोग व्यापारियों को अपना बनाया हुआ जो सामान था, जो उत्पादन था, ये अपने उत्पादन को व्यापारियों को बिक्री करते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि उत्पादक और व्यापारियों के बीच लेन देन को लेकर के विवाद होते थे। तो ऐसे विवादों का, व्यापारिक विवादों का निपटारा करने के लिए अलग से न्यायालय होते थे। और ऐसे न्यायालय जो श्रेणी न्यायालय के रूप में जाने जाते थे। और इनका जो न्यायाधीश होता था उसको कहते थे महाश्रेष्ठिन। अर्थात श्रेणी का प्रधान श्रेष्ठी और जो सारी श्रेणियों का प्रधान हो वो महाश्रेष्ठी। महाश्रेष्ठिन ऐसे व्यापारिक विवादों का निपटारा करता था। उत्पादन होता था, व्यापार होता था, तो लेन देन भी होता रहा होगा, क्योंकि उस समय तक मुद्रा व्यवस्था हो चुकी थी। इसलिए उस समय जो मुद्रा का लेन देन था वो भी होता था। अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है कि व्यापारी लोग ब्याज पर लेन देन करते थे। और उस समय ब्याज की जो दर थी वो थी 15%। सारी चीजें बहुत संगठित तरीके से थी मौर्य काल में। ब्याज 15% थी। एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आज
अपना वित्तीय वर्ष होता है। मौर्य काल में भी प्रशासनिक आर्थिक जो रिकॉर्ड्स रखे जाते थे उनका भी फाइनेंशियल ईयर होता था, उनका भी वित्त वर्ष था। मौर्य काल का प्रशासनिक और वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती थी? मौर्य काल में जो वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होता था वो आषाढ़ माह से, आषाढ़ माह से शुरुआत होती थी। सब चीजों को विधिवत रिकॉर्ड्स रखा जाता था, इसके दस्तावेज रखे जाते थे। तो इस प्रकार वित्तीय गणना, करों की वसूली, इस सब को देखते हुए लगता है कि मौर्य काल में जो आर्थिक संगठन था वो निसंदेह बहुत ही व्यवस्थित था। आइए हम देखते हैं कि जो मुद्राएं कौन सी थी, अगर मुद्रा का लेन देन होता था तो कौन सी मुद्रा थी, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन यहां से ज्यादा होता था, कौन सी चीजें यहां से निर्यात होती थी, ये देखते हैं। सबसे पहले ये उद्यमी किन वस्तुओं का उत्पादन करते थे? भारत में सूती वस्त्र, मलमल के वस्त्र, बढ़िया महीन सूती वस्त्र, मलमल का उत्पादन होता था, सूती वस्त्र का उत्पादन होता था, मोती निकाले जाते थे समुद्र से और उसका व्यापार होता था, रंगों का व्यापार होता था, नील का व्यापार होता था, हाथी दांत की वस्तुएं, बहुत अच्छी लकड़ी का उद्योग, लकड़ी की वस्तुएं, क्योंकि मौर्य काल में काष्ठ कला अपने सर्वोच्च शिखर पर थी। इन वस्तुओं का व्यापार आंतरिक व्यापार भी होता था और वैदेशिक व्यापार, बाहरी व्यापार भी होता था। वैदेशिक व्यापार जल परिवहन से, नावों से, और आंतरिक व्यापार बैलगाड़ी, पशुओं पर, ऊंट आदि पर, भारवाही पशु होते थे तो उन पर, और घोड़े, ऊंट, इनसे आंतरिक व्यापार होता था। जो सार्थवाह थे, ये सब पूछा जाता है, सार्थवाह किसे कहते थे? ये व्यापारियों के काफिले होते थे। व्यापारी काफिला बना करके चलते थे। इन व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। आंतरिक व्यापार के समय व्यापारी झुंड में सामान लेकर के एक व्यापारिक नगर से दूसरे व्यापारिक नगर तक जाते थे। व्यापारी जो वस्तुओं का विक्रय कर रहे हैं उसका सही मूल्य ले रहे हैं, माप तौल सही है, इसके लिए पण्याध्यक्ष नाम का अधिकारी होता था। पण्याध्यक्ष इसकी व्यवस्था करता था कि नाप तौल सही हो, मूल्य सही हो। जो आंतरिक व्यापार था, जो देश की बनी हुई वस्तुएं थी, उस पर व्यापारी 5% लाभ ले सकते थे, और जो विदेश से सामान आता था उस पर 10% जो है लाभ ले सकते थे। एक प्रकार से मूल्यों का नियंत्रण था। ये देखिए खूबसूरती कि अशोक के समय भी, मौर्य साम्राज्य के समय में पण्याध्यक्ष नामक अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई, जो इस बात को सुनिश्चित करता था कि व्यापारी जनता से ज्यादा मूल्य ना ले सके। वस्तुओं की कीमतें सुनिश्चित थी। देश में बनी हुई वस्तुओं पर 5% लाभ और देश से बाहर बनी हुई वस्तुओं पर 10% लाभ। जो सामान वो नावों के द्वारा ले जाते थे या नावों से लाते थे, जहां भी नदी के किनारे पर, घाटों पर सामान को चढ़ाया और उतारा जाता था, उस पर टैक्स की वसूली होती थी। उसको प्रवेश कर, अगर सामान आता था तो प्रवेश कर, आयात पर प्रवेश कर, और निर्यात पर निष्क्राम में जो सामान यहां से भेजा जाता था बाहर, उसके ऊपर वसूली होने वाले कर को निष्क्राम में कहा जाता था। तो इस प्रकार आयात निर्यात के ऊपर भी कर की वसूली नदी घाटों के ऊपर या बंदरगाहों पर होती थी। उस समय व्यापार किन बंदरगाहों से होता था? आइए देखते हैं मानचित्र में
आपके सामने भारत का मानचित्र है। पश्चिम के तट पर बंबई के पास आप देखिए सोपारा। सोपारा पश्चिम की दिशा में प्रमुख व्यापारिक पत्तन था। आइए आज का जो कराची है, सिंध नदी के पास देखिए, यह है बारबैकम। बारबैकम वो बंदरगाह था जहां से यूनान के साथ, रोमन देशों के साथ, फारस के साथ व्यापार होता था। तो सोपारा और बारबैकम जो सिंध नदी के मुहाने पर है, पश्चिमी एशियाई देशों के साथ, यूरोपीय देशों के साथ व्यापार होता था। पूर्व की ओर देखें, ताम्रलिप्त बंदरगाह जहां आज का कलकत्ता है, उसके पास देखिए ताम्रलिप्त बंदरगाह। ताम्रलिप्त बंदरगाह से पूर्वी देशों के साथ व्यापार होता था, चीन आदि देशों के साथ। तो इस प्रकार ताम्रलिप्त, सोपारा, बारबैकम। गुजरात के पास एक देखिए भृगुकच्छ लिखा हुआ है, भरूच जिसको आज हम कहते हैं। भरूच नर्मदा नदी के किनारे पर इन नदी और समुद्र का जहां संगम होता है, वहां पर यह शहर है। भृगुकच्छ भी पश्चिम की ओर एक प्रमुख बंदरगाह था। तो 4 प्रमुख बंदरगाह थे, बारबैकियम, भृगुकच्छ, सोपारा और ताम्रलिप्त। इनसे चीन सहित पश्चिमी एशियाई और यूरोपीय देशों के साथ व्यापार होता था। चीन से किस चीज का व्यापार होता था? रेशमी वस्त्र। चीन से रेशमी वस्त्रों का व्यापार होता था, रेशम चीन से आता था। इसी प्रकार आंतरिक व्यापार में नेपाल के साथ भी व्यापार होता था। नेपाल से कंबल का व्यापार होता था, कंबल नेपाल से मंगाए जाते थे। एरियन जो यूनानी यात्री है, उसने लिखा है कि भारत के जो व्यापारी हैं वो मोती ले जाकर के यूनान के बाजारों में बेचते हैं। इसका मतलब भारत उस समय मोती व्यवसाय का केंद्र था। अच्छे मोती यहां से निकाले जाते थे और उनका व्यापार यूरोपीय देशों तक होता था। एरियन ने एक और चीज का वर्णन किया है। एरियन ने लिखा है अपने वर्णन में कि भारत में सफेद चर्म के, श्वेत चर्म के, चर्म उद्योग था तो श्वेत चर्म के जूते बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही आकर्षक हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो श्वेत रंग के चमड़े के जूतों का उल्लेख किया है एरियन ने। साथ ही साथ ये उल्लेख किया है कि यूनान तक भारतीय व्यापारी मोती का व्यापार करते हैं। ये तो वस्तुएं थी। किन वस्तुओं का व्यापार होता था, किन देशों के साथ होता था, कैसे व्यापार होता था, भी आपने देखा जल परिवहन द्वारा होता था और आंतरिक व्यापार सार्थवाहों के काफिलों के द्वारा होता था। टैक्स वसूल करने के लिए व्यवस्था होती थी। पण्याध्यक्ष जो वस्तुओं की बिक्री का देखता था, एक और अधिकारी होता था लक्षणाध्यक्ष जो टकसाल का प्रभारी था, जहां मुद्रा का ढालने का काम किया जाता था, वो टकसाल की व्यवस्था देखता था। बड़ी रोचक जानकारी देना चाहूंगा कि उस समय जो मुद्राएं चलती थी, कौन कौन सी थी, किस धातु की बनी हुई थी और वो मुद्राएं क्या रड़ द्वारा निर्मित होती थी या किसी और के द्वारा भी निर्मित होती थी। आइए हम देखते हैं कि मुद्रा व्यवस्था जो इस व्यापार को, समस्त व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करती थी, मुद्रा का निर्माण किस प्रकार किया जाता था और मुद्रा व्यवस्था का संचालन कैसे होता था। व्यापार और वाणिज्य जो हम पढ़ रहे हैं, व्यापार और वाणिज्य के लिए आधार मुद्रा है। मौर्य काल में मुद्राएं कौन सी थी? मौर्य काल में आहत या रौप्य मुद्रा, आहत सिक्के जो चांदी या तांबे के बनाए जाते थे, इसको आहत या पंचमार्क मुद्रा भी कहते हैं। तो मौर्य काल में चाहे आहत या पंचमार्क सिक्के कहें या आहत या रौप्य मुद्रा कहें, ये चांदी और तांबे के प्राय थे। स्वर्ण सिक्के भी थे। मौर्य काल में जो स्वर्ण सिक्के थे उनको निष्क
या सुवर्ण कहा गया है। सोने के जो सिक्के थे उनको निष्कलंक सुवर्ण कहा गया है। चांदी के जो सिक्के थे उनको कांसार्पण या धरण कहा गया है। तांबे के सिक्के को कांकड़ी, तांबे के सिक्के को कांकड़ी कहते थे। तो सोने के सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, इन सिक्कों को जहां ढाला जाता था, अभी आपने देखा लक्षणाध्यक्ष जो टकसाल का प्रभारी होता था, ये टकसाल की व्यवस्था देखता था। सिक्के सही मानक में ढाले जाएं। जो चांदी के सिक्के थे विशेष करके उनका आकार प्रकार सही हो, इसको देखने के लिए एक और अधिकारी होता था, उसको कहते थे रूपदर्शक। चांदी को कहते हैं रूप्य। रूप्य चांदी का संस्कृत शब्द है। तो जो इन सिक्कों की ढलाई का काम देखता था उसे रूपदर्शक कहते थे, अधिकारी होता था। और चांदी का जो सिक्का कांसार्पण है इसे रूप्य रूप भी कहते हैं। कांसार्पण को रूप्य रूप भी कहते हैं। एक बात और स्पष्ट कर दूं, मौर्य काल में सोने के भी किसी सिक्के चलते थे, चांदी के, तांबे के, लेकिन जो प्रधान सिक्का था, जो प्रधान मुद्रा थी, वो चांदी की, जिसको कांसार्पण या पण या धरण कुछ भी कहें, वही थी। अगर कहा जाए तो मौर्य काल का प्रधान मुद्रा क्या थी? पण। यह आंसर हुआ, क्योंकि जितने भी अधिकारियों का वेतन था वो पण में दिया जाता था। वेतन का निर्धारण पण में होता था। तो मौर्य काल की प्रधान मुद्रा थी पण। अब इन सिक्कों का निर्माण राजा की ओर से भी होता था, शासकीय मुद्रा के रूप में भी होती थी। इन पंचमास सिक्कों के ऊपर मयूर का चिन्ह है, पर्वत का चिन्ह है, अर्धचंद्र का चिन्ह है। किसी राजा का नाम या किसी राजा की मूर्ति का चिन्ह सिक्कों पर नहीं है। ध्यान रहे, आहत सिक्कों के ऊपर मयूर का चिन्ह, पर्वत और अर्धचंद्र का चिन्ह है। ये मुद्राएं राजा द्वारा भी निर्मित की जाती थी और कुछ निगम या जो व्यापारिक समूह थे ये भी अपनी मुद्रा निर्मित करवा सकते थे और इनको अपनी मुद्रा निर्मित करने के लिए इनको एक टैक्स भी देना पड़ता था। कुछ शहर ऐसे थे जो अपनी मुद्रा निर्मित करते थे, जैसे तक्षशिला व्यापारिक नगर था। तक्षशिला एक नगर निगम था, एक निगम नगर था, व्यापारिक नगर था और इसको ये अधिकार था कि वो अपना सिक्का या अपनी मुद्रा निर्गमित कर सकता है। तक्षशिला को अपनी मुद्रा को निष्कासित करने का, निर्गमित करने का अधिकार था। ये ध्यान रहे। कौन से व्यापारिक नगर थे इसको जरा देख लेते हैं। पूरा जो मौर्य साम्राज्य था, 4 प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे। चार प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे। मानचित्र देखिए, मानचित्र में सबसे पूर्व में कलकत्ता के पास आप देख रहे हैं ताम्रलिप्त, जो पत्तन नगर है। ताम्रलिप्त से सीधे चले आइए। पाकिस्तान में जहां पेशावर है, देखिए शहर है पुष्कलावती। तो ताम्रलिप्त से पुष्कलावती तक जो रास्ता जाता था और जिस रास्ते पर चंपा, राजगीर, गया, सारनाथ, आगे चलिए कानकुब्ज, हस्तिनापुर, साकल, तक्षशिला, ये नगर हैं, ये रास्ता उत्तरापथ कहलाता था। 4 प्रमुख मार्ग। सबसे पहला उत्तरापथ, जो कहां से चलता था?
ताम्रलिप्त से पुष्कलावती तक। दूसरा रास्ता मानचित्र में देखिए, सिंध नदी के किनारे पाकिस्तान में लिखा है पाटल। पाटल से कौशाम्बी, पाटल से कौशाम्बी तक जाता था और उत्तरापथ में ये मिल जाता था। पाटल आज के सिंध में है, कौशाम्बी इलाहाबाद के पास देख सकते हैं। तीसरा भृगुकच्छ से मथुरा। भृगुकच्छ आप देखिए, मानचित्र में देखिए, भृगुकच्छ पश्चिमी तट पर नर्मदा नदी के किनारे भरूच, जो आधुनिक भरूच है, भरूच से लेकर के मथुरा तक जाता था, जो उज्जैनी होकर के निकलता था। एक और रास्ता, चौथा व्यापारिक मार्ग था प्रतिष्ठानपुर से श्रावस्ती तक। प्रतिष्ठानपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है और गोदावरी नदी के किनारे से प्रतिष्ठानपुर से रास्ता चलता था। उत्तर भारत में नेपाल की तराई में श्रावस्ती है, यहां तक जाता था और इस रास्ते पर उज्जैन, विदिशा, कौशाम्बी होते हुए श्रावस्ती तक जाता था। ये रास्ता व्यापारिक रास्तों में से सर्वश्रेष्ठ था। चाणक्य ने, कौटिल्य ने इसका उल्लेख किया है अर्थशास्त्र में कि ये रास्ता मुख्य व्यापारिक मार्ग है, सबसे ज्यादा व्यापार इस रास्ते से होता है। इस व्यापारिक मार्ग को विशेष रूप से चिन्हित किया उन्होंने। दूसरा, कौटिल्य ने जो पानी के द्वारा, जल परिवहन के द्वारा व्यापार होता था, उसको सर्वश्रेष्ठ बताया है। ये ध्यान रखना कि चार रास्ते में से सर्वश्रेष्ठ रास्ता जो प्रतिष्ठानपुर से श्रावस्ती तक जाता था। देखिए, जो मौर्य काल में चार प्रमुख व्यापारिक मार्ग हैं, उसी की प्रेरणा से हमारे प्रधानमंत्री अटल जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट लिया, वो इसी प्रेरणा से। ये चार रास्ते उसी रास्ते से गुजरते हैं जो पहले मौर्य साम्राज्य में स्थापित थे और ये व्यापारिक मार्ग मौर्य साम्राज्य के आय के बड़े स्रोत थे। मैं एक बात बता दूं आपको, अशोक के समय वर्णन मिलता है कि इस व्यापारिक रास्तों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक अधिकारी बनाया गया था, उसका नाम था एग्रोनोमई। मेगस्थनीज ने इसका वर्णन किया है अपनी पुस्तक मेंडिका में कि यह अधिकारी होता था, इस अधिकारी का काम होता था व्यापारिक मार्गों की व्यवस्था करना, हर आधा कोस पर कुएं की व्यवस्था करना, यात्रियों के लिए सराय की व्यवस्था करना, सड़क पर पीपल और बरगद के पेड़ लगाना जिससे यात्रियों को छाया मिल सके। साथ ही साथ 10 स्टेडिया, मेगास्थनीज कहता है कि 10 स्टेडिया, एक स्टेडिया को इस प्रकार से समझ सकते हैं हम कि 5 स्टेडिया बराबर 1 किलोमीटर, अर्थात हर 2 किलोमीटर के ऊपर, या हम कहें तो 10 स्टेडिया की दूरी पर एग्रोनोमोई को दूरी सूचक लगाने पड़ते थे कि ये रास्ता कितनी दूर और है। जैसे आज हम किलोमीटर के निशान देखते हैं, उस प्रकार से ऐसे मार्ग पर दूरी सूचक चिन्ह भी लगाए गए थे। तो देखिए कितनी व्यवस्थित तरीके से किया गया था। व्यापारियों को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। अगर व्यापारी और शिल्पी को किसी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाता था तो उसके लिए अर्थदंड की व्यवस्था थी। अगर व्यापारियों का सामान चोरी हो तो उसके लिए 100 पण का दंड था। और इसी प्रकार अगर कोई बिना सरकार की अनुमति के खनन कार्य करता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर 600 पण का अर्थदंड था। बिना सरकारी अनुमति के आप किसी भी प्रकार का खनन कार्य नहीं कर सकते थे। इस प्रकार की व्यवस्था थी। अब हम ये देखते हैं
कि जो व्यापारिक नगर थे कौन कौन से थे? ताम्रलिप्त आपने देखा, पूर्व में बंदरगाह नगर था, पश्चिम में बंदरगाह नगर सोपारा था, ब्रिकस था, सिंध नदी के मुहाने पर बारबैरिकम, तक्षशिला, सिंध नदी के किनारे पर पाटल, तक्षशिला से आगे जाए मथुरा, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, राजगृह, पाटलिपुत्र, गया और चंपा, ये प्रमुख व्यापारिक नगर थे। इन नगरों के बीच व्यापारी व्यापार करते थे। नगरों का जो शासन था उसके लिए नगर समिति बनी हुई थी। नगर प्रशासन का संचालन नगर समिति करती थी। मेगास्थनीज ने कहा है कि प्रत्येक नगर के प्रशासन को संचालित करने के लिए 30 सदस्यों की समिति होती थी। 30 सदस्य नगर का संचालन करते थे। नगर का प्रधान अधिकारी नागरिक कहलाता था। नागरिक या नागरक, उसका उल्लेख मिला है। नागरक जो नगर का प्रधान अधिकारी होता था। मेगास्थनीज ने इसे एरिस्टोनोमई लिखा है। मेगास्थनीज कहता है कि नगर का जो शासक है उसको एरिस्टोनोमई शब्द से जानते थे। उसने कहा कि पूरे नगर का संचालन ऐसी 6 समितियां करती थी और उन 6 समितियों में 5-5 लोग होते थे। समिति 6 होती थी, सदस्यों की संख्या 5 होती थी। तो इस प्रकार कुल 30 सदस्य होते थे जो नगर का संचालन करते थे। नगर के संचालन के लिए 6 प्रकार की समितियां थी। पहली समिति कौन होती थी? जो कारीगरों का ध्यान रखती थी। जो शिल्पी थे, शिल्पियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, वो अपना उत्पादन अच्छे से कर सकें, उनको सही मूल्य मिले, ये पहली समिति का काम था। दूसरी समिति का काम था जो विदेशी लोग आते थे उनके रहने खाने की व्यवस्था करना, उनके भोजन, आवास, चिकित्सा, इसकी व्यवस्था करना। तीसरी समिति जनगणना समिति थी। एक निश्चित समय के अंतराल पर पूरे राज्य के लोगों की जनगणना की जाती थी। चौथी समिति होती थी जो माप तौल के बांट और इन व्यापार का निरीक्षण करती थी, व्यापार और वाणिज्य का निरीक्षण। पांचवी समिति होती थी व्यापारी किसी प्रकार की मिलावट ना कर सकें, वस्तुओं का सही विक्रय करें, ये पांचवी समिति करती थी। और छठी समिति होती थी जो व्यापारी व्यापार कार्य करते थे उनसे कर की वसूली करती थी। तो इस प्रकार 6 समितियां नगर के प्रशासन का संचालन करती थी। इस प्रकार संपूर्ण मौर्य साम्राज्य कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य के द्वारा जो कर की वसूली होती थी, इससे प्रशासन की अर्थव्यवस्था का संचालन होता था। अधिकारियों को वेतन पण के रूप में दिया जाता था, नकद दिया जाता था। जो आहत या पंचबार सिक्के थे, चांदी और तांबे के, चांदी के सिक्कों का विशेष रूप से प्रचलन था। इस प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से मौर्य साम्राज्य में आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण किया गया। आपको वीडियो कैसा लगा? निसंदेह अपनी प्रतिक्रिया देंगे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलते हैं मौर्य साम्राज्य में बने हुए स्तूपों की संरचना और उनकी विशेषताओं को लेकर के। धन्यवाद।